हेलो एवरीवन। आज हम एक जजमेंट के बारे में बात करेंगे 2025 के अंदर जो आया और काफ़ी ट्रेंड में भी रहा, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में। जी हाँ, आपने सही समझा। ये है शिवांगी बंसल का केस, जो कि एक यूपीएससी ऑफिसर थी। 2022 में इनकी 177th रैंक आई और जब वो रैंक आई तो इन्होंने बताया कि ये डीवी की विक्टिम रही है, डीवी डोमेस्टिक वायलेंस। और हर जगह, हर प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर इन्होंने इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एग्ज़ैजरेट करके बताया कि कैसे इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और कैसे उस डोमेस्टिक वायलेंस ने इनको फ्यूल अप किया इनका यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने में, कैसे एक इंस्पिरेशन बनी है बाकी विक्टिम्स के लिए। उस वक़्त ये एक हीरो की तरह सबको दिखी, अ, हीरोइन की तरह। बट धीरे-धीरे व्हेन द पिक्चर केम क्लियर इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड, तब समझ आया कि इस केस की तो स्टोरी ही डिफरेंट है। तो स्टोरी कैसे शुरू हुई कि शिवांगी बंसल की शादी साहिब बंसल से हुई और उन्होंने उनके बीच में वही डिस्प्यूट्स हुए और केसेस फाइल हुए। शिवांगी बंसल ने भी काफ़ी केसेस फाइल करे, उनके हस्बैंड ने भी काफ़ी केसेस फाइल करे, एक दूसरे के ऊपर बहुत क्रॉस केसेस बने हुए थे। इन केसेस के चलते हस्बैंड और उनके फादर इन लॉ, मतलब कि शिवांगी बंसल के ससुर और शिवांगी बंसल के देवर, इन सभी को जेल भी जाना पड़ा। ऑलमोस्ट 103 डेज़ या अप्रॉक्स इसी के आसपास उनको जेल जाना पड़ा और मामला बहुत बिगड़ गया। केसेस पे केसेस बहुत फाइल होते रहे। अब जब केसेस फाइल हो रहे थे तो हस्बैंड ने एक ट्रांसफ़र पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के पास कि सभी केसेस को एक ही जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा बैकग्राउंड देखा तो उन्होंने एक चीज़ पकड़ ली कि ये ना पोजीशन का मिसयूज़ हो रहा है। साथ-साथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स बहुत बढ़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए हैं, नॉट ओनली सूट्स, क्योंकि अदर कंप्लेंट्स भी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र करने के बजाय आर्टिकल 142 का यूज़ कर लिया। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की थिंकिंग देखिए कि वहाँ जजेस और जस्टिसेस ऐसे ही नहीं बैठे हैं, वो एक्चुअल में मामला समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। आया किसी और चीज़ के लिए था, ट्रांसफ़र के लिए, बट 142 आर्टिकल का यूज़ करके आई होप यू ऑल ऑल नो दैट कि 142 का कब यूज़ होता है। 142 आर्टिकल जब इन्वोक किया जाता है व्हेन द जज हैज़ टू डू कंप्लीट जस्टिस, और ये पावर सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट के पास ही दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 142 का यूज़ किया और सभी केसेस को देखा और डाँट लगाई शिवांगी बंसल की बहुत ज़ोरों से कि आप ये कर क्या रही हैं? आप एक यूपीएससी ऑफिसर हैं और आप झूठे केस डाले जा रही हैं। उधर से आपके पति को भी ये लेवरेज मिली जा रही है। आप लोग क्रॉस केसेस कर रहे हैं, कोर्ट का टाइम इतना ज़ाया हो रहा है और आपकी वजह से, सिर्फ़ आपके एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की वजह से आपके इन-लॉज़ को कितना सफ़र करना पड़ा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया कि आप पब्लिक अपॉलॉजी देंगी ऑन सोशल मीडिया एज़ वेल एज़ न्यूज़पेपर। और सोच के देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इतना पेन तक उठाया कि उनको उस अपॉलॉजी का फॉर्मेट लेटर भी टाइप करके दिया है। ये आई थिंक 19 पेजेस की जजमेंट है और उस 19 पेजेस की जजमेंट में एक पेज पूरा फॉर्मेट है कि किस तरह आपको पब्लिक अपॉलॉजी लिख के देनी है न्यूज़पेपर के अंदर। एंड आई पर्सनली से, मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मैंने खुद ये अपॉलॉजी न्यूज़पेपर्स में पढ़ी थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। सोशल मीडिया पे मैं इतना मैंने नहीं देखा, बट हाँ, न्यूज़पेपर में तो मैंने भी देखा था। और इसी के साथ-साथ ना इनका ऑफ कोर्स डाइवोर्स वगैरह हो गया, बट साथ में गाइडलाइंस आई। गाइडलाइंस किसके रिगार्डिंग आई? 498 ए। 498 ए, जो कि अब सेक्शन 85 है बीएनएस में, जो क्रुएलिटी के साथ डील करता है। 498 ए के रिगार्डिंग गाइडलाइंस आई और गाइडलाइंस को भी रिवाइव किया गया पहले एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से, जो कि है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो उस केस पे हम बाद में आएँगे। बेसिकली इस 498 ए की गाइडलाइंस में उस जजमेंट को यूज़ करते हुए जो मेन चेंज आया इस जजमेंट के थ्रू, जो भी रिperकशन हुआ है 498 ए के रिगार्डिंग, वो है कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बना दी गई है अब। ठीक है? मतलब ऐसा बोला गया कि अब जब भी 498 ए का मामला होगा तो फैमिली वेलफेयर कमेटी एक बनेगी जिसके सामने ये मामला भेजा जाएगा। हाँ, अर्नेश कुमार की जजमेंट की गाइडलाइंस तो पहले से ही थी, ठीक है? अरेस्ट के रिगार्डिंग या ऐसे ऑफेंसेस जिसमें 7 ईयर से कम है, उसमें क्या करना है। 41 ए
जो सीआरपीसी का था वो उसी से आया कि आईओ को हर केस में अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा दिख रहा है कि अक्यूज़ कहीं भागेगा नहीं, तो 41 ए का नोटिस देके इन्वेस्टिगेशन के लिए वो पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको अरेस्ट ही करना पड़े, क्योंकि पहले है ना बड़ा मिसयूज़ होता था इन चीज़ों का। अब 498 ए की ये गाइडलाइंस भी आ गई हैं इस जजमेंट के थ्रू। इसकी कहानी शुरू हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब आई थिंक 2017 में दी थी, हाँ, एक जजमेंट राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, जिसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए कूलिंग ऑफ, जिसके अंदर पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बात करें, दोनों का कंसिलेशन कराने की कोशिश किया जाए। अगर नहीं हो रहा है उसके बाद फिर 498 ए यानी कि क्रुएलिटी की उनको एफआईआर उन पति के खिलाफ दर्ज की जाएगी। अभी मैं एक यहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज क्या दूंगी कि 498 ए जब भी किसी के साथ क्रुएलिटी का ऑफेंस होता है, ठीक है, तो जितने लोग प्रैक्टिस करते हैं आप में से, आप सभी को पता है कि 498 ए की एफआईआर ना डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज नहीं होती है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको अच्छे से पता है कि सबसे पहले 498 ए की कंप्लेंट जाती है विमेन सेल के अंदर। विमेन सेल में जब वो कंप्लेंट जाती है वहाँ पर कंसिलेशन प्रोसीडिंग होती है और उसके अंदर एडवोकेट्स को आना अलाउड नहीं होता है, वी ऑल नो। और वहाँ पर बैठकर जो भी मतलब होते पुलिस ऑफिसर्स ही हैं अलग-अलग रैंक के वुमेन सेल में, और वहाँ बैठकर उनका लड़की का स्त्रीधन वगैरह वापस दिलाया जाता है, कोशिश की जाती है, मीडिएट किया जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, उनके रिलेटिव्स लाए जाते हैं, उनके थ्रू हेल्प ली जाती है कि अगर मीडिएशन पॉसिबल है तो करवाओ, क्यों एफआईआर तक ही जाना है? पूछा जाता है कि किसके खिलाफ एक्शन चाहती हो? एक वो याद है एक वीडियो वायरल हुआ था कि पापा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती हो, फिर लड़की बोलती है नहीं, फिर वो बोलती है इनको तो सबक सिखा दो अपनी सास के लिए, वो बोलती है आई थिंक इनको तो टाइट कर दो, ऐसा कुछ बोलती है, राइट? तो ये वाला जो चल रहा होता है ना मामला, ये वुमेन सेल का होता है। अगर वुमेन सेल में वो कंसिलेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो मामला वहीं बंद हो जाता है, ठीक है, रिपोर्ट वहीं लिख दी जाती है कि ये कंक्लूड हो गया है, दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ रहने को तैयार है। बट अगर लड़की नहीं मानी है, दोनों पार्टीज में कोई ऐसा हम इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए हैं कि दोनों के बीच में कुछ समझौता करा पाए, तो फिर रिपोर्ट लिखकर और फिर वो एसएचओ को भिजवाई जाती है वहाँ के पर्टिकुलर थाने में। और वहाँ जब वो रिपोर्ट पहुंच जाती है तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे कि कंसिलेशन पॉसिबल नहीं हो पाया दोनों पार्टीज में, ठीक है, तब फिर एक एफआईआर लॉन्च होती है 498 ए की। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, सारी रिपोर्ट पेश की जाती है कोर्ट में और ट्रायल शुरू होता है। बेसिकली 498 ए का अभी तक ये प्रोसेस था, और कोर्ट जाने वालों को ये बहुत अच्छे से पता है कि एक 498 ए का मामला कभी भी कोई वकील कहे कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी, भाई ऐसे नहीं होती है। पहले आपको वुमेन सेल का रास्ता देखना पड़ता है, वहाँ का पानी पीना पड़ता है, उसके बाद फिर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर आप अपनी एफआईआर रिसीव करते हैं, एंड देन यू गो टू कोर्ट जब आपका ट्रायल शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अभी चेंज क्या आया है कि एक मीडिएशन एफआईआर से पहले हो रही है, ठीक है, मतलब दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लड़की भाग के गई अपने घर और वहाँ से फिर उसने अपने वकील के थ्रू वुमेन सेल में कंप्लेंट कराई, ठीक है, वहाँ पर सारी प्रोसीडिंग हो रही है, मामला नहीं बना, थाने में एफआईआर के लिए भेजा जाएगा, लेकिन अब एफआईआर हो गई है, ठीक है, वेल एंड गुड। अब एकदम से अरेस्ट नहीं कर सकते हस्बैंड को या इन लॉज को, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता है, बहुत बहुत अच्छे भी पुलिस वाले होते हैं, कुछ कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि वो हैरेस करते हैं, ठीक है, इन लॉज को, और पैसे लेकर उन्हें ज़बरदस्ती अरेस्ट करते हैं कुछ ऐसे ऑफेंसेस के अंदर जो कि नॉन बेलेबल होते हैं। बट अभी अरेस्ट नहीं करने का है, चाहे एफआईआर हो गई है, ठीक है, और कैसे केसेस में अरेस्ट नहीं करने का है, जिसमें 498 ए के साथ ऐसे केसेस लगे हैं जिसमें 10 साल से कम की सजा है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, लाइक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट, एनीथिंग एल्स, ठीक है, ऐसे केसेस में अरेस्ट नहीं करेंगे, एफआईआर हो गई है, ओके, एक कंसिलेशन प्रोसीडिंग अभी निपटा के आ रहे हैं वुमेन सेल से, एफआईआर कर दी आपकी, अब 2 महीने रुको, कूलिंग ऑफ पीरियड लो, और फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास वो भेजी जाती है एफआईआर विद ऑल द रिकॉर्ड्स, और दोनों पार्टीज को भी भेजा जाता है कि जाइए अब वहाँ पर कंसिलेशन का ट्राई करिए। मतलब पार्टीज को ना बार बार इतना कंसिलेट करवा दो, इतना मीडिएट करवा दो कि सेटलमेंट हो जाए, कोशिश की जाती है कि रिश्ता बच जाए, ये फालतू के पचड़ों में ना पड़े कोर्ट के। तो इसीलिए फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाने की एक गाइडलाइन मिल गई है इस केस के थ्रू। तो अभी ऐसा करना है, मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ,
As a matter of practice, it should be done. Okay, not in every case, but in those cases only where the offenses for 498A and other offenses which are alleged with 498A are less than 10 years, जिसमें 10 साल से कम की सजा है. ठीक है. अच्छा, एक चीज और, फैमिली वेलफेयर कमेटी को बनाने का जिम्मा किसको दिया गया है? इसको दिया गया है डिस्ट्रिक्ट स्टेट लीगल अथॉरिटी. ठीक है. डीएलएसए होते हैं या एसएलएसए होते हैं जो स्टेट में होते हैं, उनको बताया गया है कि अब आपको एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनानी पड़ेगी. इस जजमेंट के अंदर कॉम्पोजिशन भी दिया गया है कि उस फैमिली वेलफेयर कमेटी का कौन मेंबर बनेगा. और खुशखबरी की बात यह है कि उसके अंदर आई थिंक लॉ स्टूडेंट्स को भी एक स्कोप मिला है कि वो फैमिली वेलफेयर कमेटी में जाके बैठ सकते हैं और मीडिएट कराने की कोशिश कर सकते हैं. उनके समक्ष मामला जाएगा एंड दे कैन एक्ट लाइक अ जज. तो कीप योर आइज ओपन. ठीक है. इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताई गई कि ड्यूरिंग दिस कूलिंग ऑफ पीरियड नो अरेस्ट शुड बी डन. ठीक है. अब ठीक है, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, कंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है, दोनों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, डेट पे डेट लग रही है 2 महीने के अंदर अंदर, पर क्या इन्वेस्टिगेशन भी रुक जाएगी? क्या आईओ हाथ बांध के बैठ जाएगा जब तक ये सारा प्रोसेस चल रहा है? नहीं. आईओ की पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी. अभी पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन क्या है? वर्ड तो यही यूज हुआ है जजमेंट के अंदर. तो जितना मुझे लगता है इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी जानी चाहिए कि पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है स्टेटमेंट्स वगैरह आईओ ले लेगा. जैसे कि एक नॉर्मल एफआईआर के बाद नॉर्मल एक इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जहाँ पर भी इंसिडेंट्स हुए हैं उन जगहों पर जाके आईओ विजिट करेगा, वहाँ के इंडिपेंडेंट विटनेसेस की स्टेटमेंट लेगा. ये इस तरह के छोटे मोटे काम ना चलते रहेंगे. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगी, इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के वक्त अरेस्ट करे आईओ. हाँ, अगर कुछ ऐसा आया है कॉग्निजेंस में आईओ की कि भाई ये तो बहुत गलत अपराध हो गया है इसमें, तब फिर आईओ अरेस्ट कर लेगा. बट मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आईओ को यही डायरेक्शंस होंगे कि जब कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा है दोनों पार्टीज का, पति को जाके या पति के घर वालों को जाके इन्वेस्टिगेट नहीं, अरेस्ट नहीं करना है. ठीक है. इसका मेन रिperकशन क्या हुआ जजमेंट का कि इससे ना वो लड़कियां जो कि 498A का मिसयूज करती हैं, सेक्शन 85 बीएनएस का मिसयूज करती हैं, उनके ऊपर ना एक थोड़ी सी लगाम कस गई है कि बेटा झूठी एफआईआर लगाने से पहले ना सोच लेना. पहले तो तुम 3 महीने वुमेन सेल में बिताओगी, फिर तुम एफआईआर कराओगी, फिर तुम्हें 2 महीना फिर से बिताने पड़ेंगे, तो 6 महीने आधा साल तो तुम्हारा इसमें गया. ठीक है. और किसी को हैरेस करने से पहले शिवांगी बंसल का केस देखकर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से ना समझा दी है कि तुम कितने बड़े अफसर आदमी बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर तुम इंडियन लॉज का मिसयूज़ करोगे तो हम यहाँ सबक सिखाने बैठे हैं, और अगर पढ़े लिखे लोग ही ऐसा करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है. क्या एग्जाम्पल बनोगे तुम सोसाइटी के लिए यार? एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इतने समय से लीगल प्रोफेशन में हूँ, मैंने खुद देखा है कि बहुत बहुत ऐसी पार्टीज होती हैं जहाँ लड़की एक्चुअल में बदमाश होती है और लड़का सीधा होता है, और बेचारा लड़का दबता रहता है बदमाशी के चक्कर में, और इस लॉ का बहुत मिसयूज होता है, और लॉयर्स बहुत इस चीज़ को एनकरेज करते हैं पैसा कमाने के लिए. पर लीगल फेटर्निटी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जस्ट स्टे अबाइड विद योर ओथ, ऐसा मत किया करो. और इंडियन लॉज को ठीक है हेल्प करो दूसरों की, बट अगर कहीं दिख जाए कि गलत हो रहा है तो वहाँ फिर अपनी पार्टी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए. चाहे तुम थोड़ा सा डरा दो कि देखो ज़्यादा मत करो, इधर तुम भी फंस सकती हो. ठीक है. लड़कियाँ लड़कियाँ है ना बहुत बहुत ज़्यादा रिबेलियस मोड में होती हैं उस वाले पीरियड में, और हो सकता है बहुत ऐसे जेन्युइन केसेस भी होते हों, बट जहाँ पर डिजर्विंग नहीं है वहाँ इन लॉज को नहीं भुगतवाना चाहिए. यू नेवर नो कि कितने दूर दूर से रिश्तेदार को बुला लिया जाता है जो बेचारे कभी शादी में भी नहीं आए थे, उनको बुला लिया जाता है, उनको समन दिया जाता है. और देखो इंडियन सोसाइटी है, यहाँ डिग्निटी बहुत मैटर करती है लोगों के लिए. तो जब ऐसे काम होते हैं ना तो सोसाइटी बॉयकॉट कर देती है उस परिवार को. और तुम समझते हो क्या मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरते हैं? 100 दिन कोई जेल में रह के आया है यार. 100 दिन जेल कम नहीं होती है, पहला दिन ही जेल का इतना मुश्किल होता है. हम लोग बाहर रहते हैं ना, हमें बहुत आराम से चीज़ें मिल जाती हैं. यू डोंट नो कि एक अंदर क्या लाइफ होती है एक इनमेट की. अंदर एक पैरासीटामॉल के लिए भी ना तुम्हें कितना काम करना पड़ता है. यहाँ तो तुम 1 रुपए की पैरासीटामॉल ऐसे ही 10 ला के बैठ जाओ. तो और बहुत अंदर गलत प्रैक्टिसेस होती हैं. बस इनमेट्स के लिए अच्छी लाइफ नहीं होती है, और कोई लड़की अपने राइट्स और अपने लॉज को यूज़ करते मिसयूज़ करते हुए किसी के साथ गलत कर दे, वो सही नहीं होता है. एंड आई थिंक ये जजमेंट बहुत अच्छा आया है.
सबको अच्छा एक एग्ज़ाम्पल मिला है और आई होप आप लोगों को इससे समझ आया होगा कि 2025 में इस जजमेंट का क्या इफ़ेक्ट रहा है और हिंदू लॉ के साथ-साथ आईपीसी में भी ये बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज़ एक चीज़ और, हिंदू लॉ में ना शादी को बहुत अच्छा एक सैक्रामेंट माना जाता है, हम सब ने पढ़ा है, ठीक है? सेक्शन 5, सेक्शन 7 इन सब की सेरेमनीज़, सेक्शन 5 की कंडीशन, सेक्शन 7 की सेरेमनी, द सप्तपदी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम ना टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो गया या किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो गया या नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, सभी जजेस को ट्रेनिंग मिलती है कि यार कोशिश करें कि आप शादी ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। और इस जजमेंट के थ्रू हमें बार बार देखने को मिला कि कंसिलेशन पे कंसिलेशन होती जा रही है। क्यों? ताकि मामला उस स्टेज तक ना पहुंचे जहां मैटर इतना बिगड़ चुका है, इतनी तरह खराब हो चुका है कि अब वो वापस लाया ही नहीं जा सकता और आर्टिकल 142 का यूज करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 142 इज यूज्ड इन वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस। तो ठीक है, लड़ाई हो रही है, डिस्प्यूट्स किसमें नहीं होते, सभी में होते हैं। पर हमारा इंडियन कोर्ट और हमारा इंडियन लीगल सिस्टम भी ये कोशिश करता है कि ऐसे रिश्तों को बचाया जाए, ऐसे सैक्रामेंटल रिश्तों को बचाया जाए और एकदम से डाइवोर्स वगैरह भी नहीं देते हैं, एकदम से 498 की एफआईआर भी नहीं कर रहे हैं हम। तो ये एक गुड एग्जाम्पल है, गुड जजमेंट।